सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी सेल बायोलॉजी है उसको अपन कंटिन्यू रखेंगे और आज उसका लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है? दूसरा रहने वाला है। इस लेक्चर के अंदर अपन जो आपके सेल ऑर्गेनल्स है उन सेल ऑर्गेनल्स को अपन इस लेक्चर के अंदर क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। देखिए आप सबको पता है साइंस का अपना बैच चल रहा था जिसके अंदर अपन बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी के अंदर आपकी जूलॉजी एंड बॉटनी वाला पोर्शन है। जूलॉजी को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जूलॉजी में ओनली फॉर एक लेक्चर बाकी है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ये जो क्लासिफिकेशन वाला है, जनरल कैरेक्टर वाला है, ये अपन थोड़ा सा जब आपका एग्जाम पास में आएगा उस टाइम पे अपन कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होती है चीजें भूल जाते हैं। यदि अभी अपन पढ़ लेंगे तो फिर आपको रिवीजन का भी टाइम ना मिले या हो सकता है वो चीज आपको आप भूल सकते हो उसको। इसलिए अपन ये चीज क्या करेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। अब अपन ने बॉटनी स्टार्ट कर रखी है और बॉटनी के अंदर जो आपकी सेल बायोलॉजी है, इस सेल बायोलॉजी को अपन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका लेक्चर नंबर दूसरा है, जिसमें जो आपके सेल ऑर्गेनल्स है, बोले तो कोशिकांग है, उनको अपन क्या है इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए इससे पहले एक चीज और बता देते हैं कि काफी लोग कह रहे थे कि सर जो आपने नोट्स, क्योंकि आप सबको पता है जैसे जैसे अपन जो जो चीजें पढ़ते हैं उसके नोट्स भी आपको क्या है प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब ये नोट्स कहां मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जो अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दैट इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इसी चैनल के नाम से है, ऐप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपन ने नया यूट्यूब चैनल खोला है उस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। वो है पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, कंप्लीट आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए है। अब आने वाले जो भी आपकी रिवीजन क्लासेस रहेगी लैब असिस्टेंट की, इसके साथ साथ में जो मैराथन क्लास रहेगी, इसके साथ में जो टेस्ट सीरीज वाली क्लास रहेगी, ये सारी की सारी क्लासेस आपको उस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो उस चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पर इन 3 लाइनों पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, जहां पर आपको फ्री मटेरियल शो हो रहा होगा। इस पे आप जैसे ही टैप करते हैं तो यहां पर आपको क्या दिख जाता है? लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ में ऊपर की साइड में आपको टेस्ट दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपके सामने टेस्ट सीरीज है, ये क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। तो चलिए फिर आगे जो आज का आपका मेन टॉपिक है, जो आपके कोशिकांग है उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला एंड सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा आ जाता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटो एंड कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यानी इस वर्ड को 2 भाग में आप डिवाइड करते हैं। तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड से, सूत्र से, जबकि कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल से, कणिका से। इसलिए जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, याद रखना ये डबल मेम्ब्रेन क्या होता है? बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। मतलब इसके चारों ओर क्या होती है? 2 सेल ऑर्गन, मतलब सॉरी 2 जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, मतलब 2 मेम्ब्रेन से क्या होता है? ये कवर होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ में पूछ लिया जाए कि कंप्लीट जो आपकी सेल है, कोशिका है, इसका शक्ति ग्रह या बोले तो पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ये चीज आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्यों बोला जाता है पूछ लिया जाए तो सीधी सी बात है कि यहां पर क्या होती है? आपकी एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपको बना के देती है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, जो भी आप फूड खाते हैं उस फूड को एनर्जी बोले तो एटीपी के रूप में जो कन्वर्ट है वो आपका कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ओवरऑल बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अलावा जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया एक साइट है, किसकी साइट है? यहां पर ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल, ये सारे की सारी जो स्थल होते हैं, मतलब जो साइट होती है वो क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये सारी प्रोसेस आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती है। इन्हीं से क्या मिलती है? आपको एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है।
दैट्स क्लियर। चलिए, इसके अलावा जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको सेमी ऑटोनोमस और सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जाना जाता है। बोले तो अर्ध स्वायत्त केंद्र, सॉरी, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी इसको जाना जाता है। रीजन क्या है कि भाई क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो आपका इसका खुद का राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है एंड इसमें इसका क्या होता है, राउंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होते हैं, इसको आप सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं। तो जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये याद रखना, आपकी जो स्टैटिक एनर्जी होती है इसको डायनेमिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का भी काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है इसके रिसर्च से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो आपके कोलिगर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। जो आपके कोलिगर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कहां पे की थी? जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो मसल्स सेल थी, उन मसल सेल बोले तो जो आपके सार्कोसोम होते हैं उनके अंदर इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले क्या की थी, खोज की थी। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि खोज तो इन्होंने कर दी, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है, बोले तो जो शब्द है या जो टर्म है, ये किसने दी है? तो याद रखना, ये आपके जो कोल बेंडा नामक वैज्ञानिक है, ओवरऑल बहुत बात करें तो जो आपके बेंडा है, इनके द्वारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया है। जो आपके सिज्विक थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा था। तो पूछ लिया जाए पावर हाउस ऑफ द सेल किसने कहा था, तो आपके सिज्विक नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा था। इसके अलावा डीएनए जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, राउंडेड होता है, बोले तो सर्कुलर डीएनए इसके अंदर देखने को मिलता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है, इसको एमडीएनए के नाम से जाना जाता है, बोले तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जाना जाता है। और इसको किसने सबसे पहले बताया था? तो जो आपके नास नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, जो होता है, सर्कुलर होता है। ये किसने बताया था? आपके नास नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसको एमडीएनए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। अब यदि अपन थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो आपने चप्पल देखी होगी एक, उस चप्पल के जैसे क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसा माना जाता है। अब यदि बात करें इसकी स्ट्रक्चर के, तो अभी अपन ने बात की थी कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर दो सेल में मतलब दो आपकी क्या होती है, लेयर इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये तो हो जाती है आपकी कौन सी आउटर, कौन सी गई आउटर वाली, ये तो कौन सी हो जाती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है, जिसका व्यास कितना होता है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये हो जाती है आपकी कौन सी, अंदर वाली लेयर हो जाती है। अब जो अंदर वाली लेयर है, इसके अंदर आप क्या देख रहे होंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस तरह की आपको क्या देखने को मिल रही होगी, स्ट्रक्चर अंदर देखने को मिल रही होगी। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। और इन्हीं स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होते हैं, यहीं पे क्या होते हैं, आपके F1 पार्टिकल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है F0 से। मतलब क्रिस्टी के अंदर F1 एंड F0 पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। F1 का मतलब यहां पे तो क्या है, यहाँ पे ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पार्टिकल्स देख रहे हैं, कण देख रहे हैं, ये इसमें तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन F0 में प्रेजेंट नहीं है। 0 का मतलब क्या हो गया, इसमें एब्सेंट है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर उसका क्या होता है, राइबोसोम देखने को मिलता है। और ये राइबोसोम कैसा होता है, 70S तरह का राइबोसोम होता है। अब राइबोसोम आपको पता है, एक तो 70S का राइबोसोम होता है, एक आपका 80S राइबोसोम होता है। ये दोनों के दोनों राइबोसोम क्या होते हैं, थोड़ी देर में अपन इनको भी पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, लिक्विड लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। अब एक चीज याद रखना, जो आपका इनर मेम्ब्रेन है एंड जो आपकी आउटर में, आउटर एंड इनर, ये तो दोनों के दोनों मेम्ब्रेन है, इनके बीच का ये जो स्पेस है, इसको बोला जाता है प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कितना होता है, 60 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये चीज अपन ने बात कर ली इसकी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपन क्या बोल देते हैं, एमडीएनए इसको बोल देते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। ये अपन ने बेसिक क्या देख ली, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर यहां पर देख ली।
अब यदि अपन बात करें कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आपको याद रखना है। इसको बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जाना जाता है, प्लास्टोसोम, इसके अलावा कॉन्ड्रियोप्लास्ट, इसके अलावा प्लास्टोकॉन्ड्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनमें से पूछ लिया जाए बायोप्लास्ट नाम है, ये किसने दिया है, तो ये आपके अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दिया है। बस ज्यादातर यही क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा याद रखना कि जो इसकी साइज की बात करें, तो इसकी साइज की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, ये होती है 0.5 से 2 माइक्रोमीटर तक क्या हो सकती है, इसकी साइज हो सकती है। जबकि इसके लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है 1 से 7 माइक्रोमीटर तक क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। ये तो अपन ने ये बात कर ली। अब पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट एंड जो लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसमें देखने को मिलती है, तो याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये आपको किसमें देखने को मिलती है, जो हिस्ट होता है उस हिस्ट में देखने को मिलती है। कितनी, लगभग 1 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज हो सकती है। जबकि पूछ लिया जाए सबसे बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया किसमें देखने को मिलती है, तो सबसे बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये जो आपका मेंढक होता है, राना पिपिन्स, ये मेंढक की जो एग सेल होती है, इस एग सेल के अंदर सबसे बड़ी आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है, जो लगभग 30 माइक्रोमीटर तक आपकी इसकी क्या हो सकती है, साइज हो सकती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों के दोनों इनको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनके नंबर की, इनकी संख्या की। नंबर की बात करें तो एक सिंगल सेल होती है, इस एक सिंगल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पूछ ली जाए तो लगभग कितनी होती है, 300 से 800 क्या हो सकती है, एक सिंगल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकती है। जबकि अपन बात करें जो आपका स्पर्म होता है, इस स्पर्म के अंदर कितनी होती है, लगभग 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। अब स्पर्म के अंदर सीधी सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये क्या करती है, स्पर्म को जो मतलब एक तरह से मान लीजिए जो एनर्जी चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, तो उस एनर्जी को, तो सीधी सी बात है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है स्पर्म को जो एनर्जी प्रोवाइड है वो कौन करवाती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करवाया जाता है। जबकि बात करें इसके अलावा अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें और कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा संख्या में देखने को मिलती है, तो आपकी मसल्स होगी, किडनी होगी, आपकी ग्रेन्युलर सेल्स होगी, इन सब के अंदर क्या होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। तो ये चीज याद रखना। और याद रख लेना, जो भी चीज जितनी ज्यादा लाल होती है वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को ज्यादा संख्या के अंदर देखने को मिलती है। थोड़ा सा बस ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें जो सिंगल सेल माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये सिंगल सेल माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक सिंगल जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, संख्या में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, किसमें देखने को मिलेगी, तो जो आपका कोरेला होता है एंड जो आपका माइक्रोमोनास होता है, या बोले तो जो आपका ग्रीन एल्गी होता है, एंड प्रोटोजोन्स में बात करें तो जो आपका ट्रिप्नोसोमा होता है, इनके अंदर ओनली फॉर एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया ही देखने को मिलती है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किन में प्रेजेंट होती है, किन में अब्सेंट होती है, किन में देखने को मिलती है, किन में नहीं। यदि अपन बात करें सबसे पहले यूकेरियोट्स की, तो जितने भी आपके यूकेरियोट्स होते हैं उन सभी यूकेरियोट्स के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी। जबकि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं जितने भी, उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन से ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा अपवाद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपन यूकेरियोट्स में बात करें तो यूकेरियोट्स में सीधी सी बात है कि जब अपन कंपैरिजन करते हैं तो उस टाइम पे पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती है, यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर भी जो आपकी मेच्योर आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है जो मेच्योर वाली, उसके अंदर आपको आरबीसी के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखने को मिलती है। लेकिन बात कर ली जाए इमेच्योर आरबीसी की, तो याद रखना इनमेच्योर जो आरबीसी होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। लेकिन मेच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो यह तो अपवाद किसका हो गया, यूकेरियोट्स का। ठीक ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मेसोसोम होते हैं उनके अंदर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। जबकि अपन ने यहां पे क्या पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है। तो एकमात्र जो आपका मेसोसोम प्रोकैरियोट है इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। ठीक ऐसे ही जो आपका मेच्योर आरबीसी एकमात्र ऐसी यूकेरियोटिक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आपको नहीं देखने को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी अपन ने जो क्वेश्चन से ज्यादातर आएगा वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो आप क्रिस्टी वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो इस तरह से ये जो क्रिस्टी वाली स्ट्रक्चर है ना, जो आप अंदर की साइड में इस तरह से क्रिस्टी देख रहे हैं, ये वाली जो क्रिस्टी, ये जो आपकी क्रिस्टी होती है, इस क्रिस्टी की खोज किसने की थी? तो याद रखना जो आपके पेलाडे नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्रिस्टी की क्या की थी? खोज की थी। अब ये जो आपकी क्रिस्टी होती है, इस क्रिस्टी के अंदर अभी अपन ने बात किया था कि F1 पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस क्रिस्टी पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, ये आपको इस क्रिस्टी के ऊपर क्या होती है? यहां पर देखने को मिलती है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपन ने यहां पे बाहर निकाल दिया है। जहां पर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपका कौन सा आ जाता है? F0 कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या F1 सॉरी आपका F0 पार्टिकल आ जाता है। जबकि ये कुछ इस तरह का ऐसा है मशरूम के जैसा, ये आपका क्या आ जाता है? F1 वाला पार्टिकल आ जाता है। अब याद रखना जो आपका क्रिस्टी होता है, इस क्रिस्टी के अंदर क्या होते हैं? टेनिस पिन रैकेट जैसे, जो आपने टेनिस पिन जो रैकेट होता है उसके जैसा आपने देखा होगा, जिस टाइम पे टेनिस बॉल खेली जाती है उसका जो रैकेट होता है सेम टू सेम क्या होती है? वैसी की वैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको ऑक्सीसोम बोला जाता है। और इस ऑक्सीसोम के ऊपर F1 एंड जो F0 पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जबकि आप गौर से देखेंगे तो क्रिस्टी की बाहर की जो सतह है वो तो कैसी दिख रही है? आपको सी शेप में दिख रही है, एंड क्रिस्टी के अंदर की सतह ये आपको कुछ एम शेप के अंदर दिखाई देती है। बस इतना सा ये चीज लिखने की नहीं है, बस थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की, कि आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है एटीपी के रूप में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये आपका क्रेब्स साइकिल हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, ईटीएस हो गया, इसके लिए क्या होती है? मेन साइट होती है। बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी की सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। जबकि बात करें इसमें क्या होता है? कैल्शियम बैलेंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड जो आपकी इम्यूनिटी होती है इसके विनिमय के लिए, इसके रेगुलेशन के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। ये क्वेश्चंस आपको क्या बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, इसका वर्तमान के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो 3 पेरेंट तकनीक के अंदर भी किया जाता है। अब बात आ गई कि 3 पेरेंट तकनीक क्या होती है। क्वेश्चंस बस इतना ही है, आपको बस यही एक लाइन याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का वर्तमान में इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? 3 आपका पेरेंट तकनीकी है, इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अब ये 3 पेरेंट तकनीकी आखिरकार है क्या? तो ये जो 3 पेरेंट तकनीकी है इसको माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोले तो MRT के नाम से भी जाना जाता है, या बोले तो 3 पेरेंट तकनीक अपन इसको बोलेंगे। ये एक तरह की जो IVF टेक्नोलॉजी होती है, जो आपकी इन विवो फर्टिलाइजेशन वाली टेक्नोलॉजी है ना, ये एक तरह की वही होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि जो भी माता है वो बच्चे से गंभीर अनुवांशिक माइटोकॉन्ड्रियल जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि जो माता पिता होते हैं उनके डीएनए को क्या किया जाता है? एक डोनर जो स्वस्थ महिला होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंडे के साथ में मिला दिया जाता है, जिससे क्या बनाया जाता है? भ्रूण बनाया जाता है, जिससे जो बच्चा होता है वो 3 लोगों से मिलकर क्या होता है? बनता है। बोले तो जो स्वस्थ, मतलब मान लीजिए कोई भी ऐसी लेडीज है जिसको कोई बीमारी हो सकती है, कोई जेंट, मतलब कोई भी बीमारी हो सकती है माता पिता को, अब उनको वो बीमारी अपने बच्चे तक नहीं पहुंचानी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक तरह से मान लीजिए किसी का जो गर्भाशय होता है वो किराए पे लिया जाता है, और क्या किया जाता है? उनका जो बच्चा होता है वो उसको सौंप दिया जाता है कि जो हमारे बच्चे का डेवलपमेंट है ये क्या होगा? हमारे गर्भाशय में नहीं होकर आपके गर्भाशय में होगा। तो इस ये जो प्रोसेस है, तो इसमें क्या होते हैं? 3 लोगों का क्या होता है? योगदान रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? 3 पेरेंट तकनीक बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए फिर अब आगे आ जाता है आपका
राइबोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम की बात करें तो जो आपका राइबोसोम होता है इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेल, मतलब जितनी भी आपकी सेल्स होती है उन सारी सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। जितनी भी सेल्स का मतलब यहां पे क्या हो जाता है, जो आपका प्रोकैरियोट्स एंड जो आपके यूकैरियोट्स हो गए, इन्हीं दोनों के अंदर आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेल। बोले तो हर सेल के अंदर क्या होता है, आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल है। आगे यदि अपन बात करें तो जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं एंड जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं, इन दोनों के अंदर राइबोसोम्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन फिर से वही अपवाद आ जाता है कि जो आपका राइबोसोम होता है ये मैच्योर आरबीसी के साथ साथ में जो आपका स्पर्म होता है, इस स्पर्म के अंदर भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा राइबोसोम होता है, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स है इनमें सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। तो पूछ लिया जाए सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, तो वो आपका भाई कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। जबकि जो आपका राइबोसोम है, ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। जो किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको आरएनपी के नाम से भी जाना जाता है। तो आरएनपी का दूसरा नाम क्या है, आप बोल सकते हैं राइबोसोम, बोले तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन आप इसको बोल सकते हैं। या बोले तो आरएनपी क्या है, तो आरएनपी को ऑल्सो नोन एज क्या होता है, आपका राइबोसोम होता है। आगे बात करें तो जो आपका राइबोसोम होता है ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना राइबोसोम आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, इससे राइबोसोम क्या होता है, आपका रिलेटेड होता है। जबकि बात करें कि जो आपका राइबोसोम होता है, कि जो आपका राइबोसोम है, इस राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, इसको खोजा किसने था, तो राइबोसोम की खोज का श्रेय किसको जाता है, जो आपके पेलाडे नामक वैज्ञानिक हैं, इनको क्या जाता है, राइबोसोम की खोज का क्या जाता है, श्रेय जाता है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम किन किन में उपस्थित होता है। यदि राइबोसोम की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो उनका साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, फ्री बिलीविंग होता है, मतलब मुक्त रूप से घूमता हुआ आपको राइबोसोम से वो देखने को मिल जाएगा। प्रोकैरियोट्स की बात कर ली। अब बात करें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स का भी जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, आपका राइबोसोम देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहां पर इसको क्या बोलेंगे, साइटोराइबोसोम बोला जाता है यूकैरियोट्स के अंदर। तो यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम का नाम क्या हो गया, साइटोराइबोसोम हो जाता है। जबकि यही राइबोसोम है, ये आपके किसमें, अभी अपन ने जस्ट पीछे पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया का इसको राइबोसोम बोला जाता है। ठीक ऐसे ही ये क्या होता है, जो आपका प्लास्टिड होता है, आगे जो अपना सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे उनमें अपन पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो जो प्लास्टिड के अंदर भी जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको प्लास्टिडो राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। अब यदि नंबर की बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की संख्या होती है 10,000 से 15,000 तक हो सकती है। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें अपन लोगों की, तो 10 मिलियन से 100 मिलियन तक क्या हो सकती है, राइबोसोम की संख्या हो सकती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर इनकी साइज की बात करें तो लगभग 180 आर्मस्ट्रॉन्ग तक हो सकती है, जबकि यूकैरियोट्स में 220 आर्मस्ट्रॉन्ग तक इसकी साइज हो सकती है। इसकी शेप की बात करें तो ये कुछ डंबल शेप का आपको देखने को मिलेगा, जो शिवजी वाला आपने डमरू देखा होगा उसके जैसी क्या होती है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा स्पाइरल भी हो सकता है, ग्रेन्युलर इसकी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। अब यदि राइबोसोम के अपन और नाम की बात करें कि राइबोसोम को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो याद रखना इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से पूछ लिया जाए, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो आपके राइबोसोम को बोला जाता है। इसके अलावा सेल का जो इंजन है वो इंजन किसको बोला जाता है, तो सेल का जो इंजन है वो भी किसको बोला जाता है, आपके राइबोसोम को बोला जाता है। इसके अलावा जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, आरएनपी है, ये भी किसको बोला जाता है, आपके राइबोसोम को ही बोला जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की एंड इनके जो टाइप है उनके स्ट्रक्चर की। यदि अपन बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम क्या होता है, आपका दो तरह का होता है। एक तो 70S राइबोसोम होता है, एक आपका कौन सा होता है, 80S राइबोसोम होता है। जो आपका 70S राइबोसोम होता है, याद रखना ये हमेशा किस में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। अब सीधी सी बात है, इसको याद करने का तरीका ये रख लेना, अपन लोग क्या है, देखिए इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक तो 70S, एक 80S। अब
कंफ्यूजन ये हो जाती है कि 70s कौन सा होगा, 80s कौन सा होगा। तो जो आपके प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब क्या होता है पहले, तो पहले क्या आ रहा है 70 आ रहा है, तो जो प्रोकैरियोट्स थे उनके अंदर राइबोसोम कैसा होता है 70s प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर राइबोसोम कैसा होता है आपका 80s प्रकार का होता है। तो इस तरह से आप एक दो चीजें होती हैं उसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। प्रो मतलब क्या होता है पहले, पहले कौन सा आ जाता है 70s आ जाता है, यूकैरियोट मतलब बाद में, यू मतलब बाद में तुम, तो बोले तो ये किस पे आ जाएगा आपका 80s राइबोसोम। तो 70s राइबोसोम होता है, ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है एंड इनकी साइज क्या होती है स्मॉल होती है। अब एक चीज याद रखना, जो आपका 70s राइबोसोम होता है इसके भी कितने होते हैं आपके, दो प्रकार होते हैं। 70s की भी क्या होते हैं दो प्रकार, या बोले तो दो सब यूनिट के अंदर ये बटा होता है। एक तो आ जाता है आपका 50s, एक आ जाता है आपका 30s। तो ये क्या होता है दो आपके राइबोसोम्स के अंदर, मतलब इसकी भी दो सब यूनिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो 50s है ये सब यूनिट बड़ी होती है, जबकि 30s है ये सब यूनिट क्या होती है आपकी छोटी होती है। ये क्या हो जाता है आपका 70s प्रकार का क्या आ जाता है राइबोसोम आ जाता है। अब पूछ लिया जाए कि 70s राइबोसोम होते हैं इसके अंदर कितने प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो 70s राइबोसोम में सबसे पहले यदि अपन 30s राइबोसोम की बात करें, क्योंकि दो सब यूनिट है इसकी, इनमें यदि 30s की बात करें तो इसमें तो आपके 21 प्रोटीन होते हैं एंड ये वाला जो आपका 50s है इसमें 31 क्या रहते हैं आपके प्रोटीन, सॉरी आपके 34 क्या रहते हैं इसमें प्रोटीन रहते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो लगभग कितने हो गए 30 से 50, मतलब लगभग 55 क्या होते हैं इनसे प्रोटीन आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखना पूछ लिया जाए 70s राइबोसोम में कितने प्रोटीन होते हैं आपके, 55 कितने होते हैं आपके प्रोटीन होते हैं। दोनों में अलग अलग पूछ लिया जाए तो इसमें 30 होते हैं, इसमें कितने होते हैं आपके 34 होते हैं। इसकी यदि लेंथ की बात करें कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाती है लगभग 290 एंगस्ट्रॉम तक आ जाती है। ये दोनों आपस में सीधी सी बात है जुड़े हुए हैं, जिससे जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, जो मैग्नीशियम आयन है वो क्या करता है इन दोनों को साथ में जोड़े हुए रखता है। अब कब से देख रहे हैं 70s, तो यहां पे ये एस क्या है, ये एस यहां पे क्या होता है इसको स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ये एस क्या है यहां पे स्वेडबर्ग यूनिट। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपके 80s राइबोसोम की। जो 80s राइबोसोम है ये किसमें देखने को मिलता है आपके यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, और ये साइज में कैसा होता है बड़ा होता है, लार्जर होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन 80s, जो किसमें मिलता है यूकैरियोट्स में। ठीक ऐसे ही इसकी भी कितनी होती है, दो सब यूनिट होती है। एक तो सब यूनिट को बोलते हैं 60s, एक सब यूनिट को मिल देते हैं आप 40s। सेम वही हो जाता है, नीचे वाली ये तो क्या होती है बड़ी सब यूनिट होती है, और ये क्या होती है आपकी छोटी सब यूनिट होती है। ये भी Mg+2 से क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है। यदि अपन 40s की बात करें तो 40s में लगभग आपके 30 प्रोटीन है ये आपको देखने को मिलेंगे, जबकि आपका जो 60s होता है इसके अंदर लगभग आपके 40 प्रोटीन है वो देखने को मिलते हैं। ओवरऑल बात करें पूछ लिया जाए कि जो 80s राइबोसोम होता है इसके अंदर कितने होते हैं, तो 40, 50, 60, 70, तो लगभग कई बुक्स के अंदर आपको 72 देखने को मिलेगा। तो लगभग 70 से 72 प्रोटीन क्या होते हैं आपके यूकैरियोट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, एक जो उसका राइबोसोम है इसके अंदर। यदि इसके भी अपन लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है आपकी 300 एंगस्ट्रॉम तक क्या हो सकती है इसकी लेंथ होती है। तो ये अपन ने किसके बारे में बात कर ली, राइबोसोम के। अब राइबोसोम के फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम का फंक्शन है आपका क्या जाता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन यही होता है। प्रोटीन का क्या होता है सिंथेसिस आपका यहीं पर होता है। यह प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो ट्रांसलेशन जिसको बोला जाता है, उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है। इसके अलावा जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है mRNA के लिए एक क्या होता है, ये मान लीजिए कि प्रोटेक्शनल क्या होती है साइट होता है जो आपका राइबोसोम होता है। तो प्रोटेक्शन साइट फॉर आपका जो mRNA बनता है, जिस टाइम पे सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि जो आपका डीएनए होता है ये डीएनए से आगे क्या बनता है आपका mRNA बनता है। mRNA से आगे क्या बनता है प्रोटीन। ये जो डीएनए से mRNA बन रहा है इसको तो ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और mRNA से जो प्रोटीन बनता है इसको ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। तो यहां पर जो mRNA की जो मेन साइट रहती है, आगे mRNA से ही क्या बनता है प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके अंदर आपके राइबोसोम की इंपॉर्टेंट रोल रहती है, क्योंकि जो mRNA के अंदर भी जो RNA अपन बोले, जो tRNA हो गया, rRNA हो गया, ये क्या होते हैं जिस टाइम पे जुड़ते हैं प्रोटीन संश्लेषण के अंदर, उस टाइम पे यहां पे जो साइट रहती है जुड़ने की वो किसकी रहती है आपके राइबोसोमल साइट रहती है।
चलिए, अगला आ जाता है आपका सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो आपका लाइसोसोम एक तरह का मान लीजिए कि डाइजेस्टिव, मतलब एक तरह से मान लीजिए डाइजेस्टिव बॉडी होती है, कि मतलब किसी को भी मारना वारना होता है उसके लिए क्या ये डिपार्टमेंट किसको दिया गया है, आपके राइबोसोम को दिया गया है। कि मान लीजिए कोई भी सेल डेथ वगैरह हो गई, कुछ कमी हो गई, उसको हटाना हो, तो वो हटाने का जो काम है वो काम किसको दिया गया है, लाइसोसोम को दिया गया है। तो चलिए लाइसोसोम के बारे में बात करें तो लाइसोसोम होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेस्कुलर आपका क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है। जो क्या करता है, ये आपका क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी होती है, मतलब गोल्जी पैकेजिंग होती है, उसके द्वारा क्या होता है, ओवरऑल बात करें तो इतना याद रखना, जो लाइसोसोम होता है ये आपका किससे बना होता है, जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो याद रखना डी डुवे नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। जबकि पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है, कि इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप है उससे सबसे पहले लाइसोसोम को किसने देखा, तो याद रखना वो कौन थे, आपके नोविकोव थे। चलिए, मतलब कि स्टडी किसने की थी, तो वो याद रखना आपके नोविकोव ने की थी। यदि अपन बात करें कि जो आपका लाइसोसोम होता है ये ज्यादा संख्या में कहां पर प्रेजेंट होता है, तो लाइसोसोम ज्यादा संख्या के अंदर जो आपका लिवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, स्प्लीन हो गई, आपकी किडनी हो गई, इनके अंदर क्या होती है, लाइसोसोम की संख्या आपको कुछ ज्यादा देखने को मिलती है। जबकि लाइसोसोम के अपन अदर नाम की बात करें कि और क्या क्या नाम हो सकते हैं लाइसोसोम के, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपके कोशिका के जो सफाई कर्मचारी है इसके नाम से भी जाना जाता है, रिसाइकलिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो सेलुलर हाउस कीपर है उस वो भी क्या होता है, आपके लाइसोसोम को इस नाम से भी जाना जाता है। अब यदि इसकी शेप की बात करें तो ये कैसी होती है, छोटी होती है, और कैसी होती है, आपकी गोलाकार होती है, स्पाइरल होती है, कौन, आपका लाइसोसोम। इसकी साइज की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1.2 माइक्रोमीटर तक क्या हो सकती है, इसकी साइज हो सकती है। इसकी यदि उपस्थिति की बात करें कि किन किन में देखने को मिलती है, तो जो आपका लाइसोसोम होता है ये लाइसोसोम आपके जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपका ये एब्सेंट होता है। यदि अब यूकेरियोट्स की बात करें तो याद रखना यूकेरियोट्स के अंदर भी कुछ आपके प्लांट्स हो गए एंड आपकी जो मेच्योर आरबीसी होगी, इन दोनों के अंदर ही आपको जो आपका लाइसोसोम है ये लाइसोसोम क्या होता है, आपको एब्सेंट मिलता है। इसके अलावा जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम के अंदर लगभग 50 प्रकार के जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, ये पाचक एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। और इन पाचक एंजाइम की यदि पीएच पूछ ली जाए तो लगभग इनकी पीएच कितनी होती है, आपकी 5 क्या होती है, लगभग इनकी पीएच होती है। चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं लाइसोसोम के फंक्शन की। लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें तो जो आपका लाइसोसोम होता है ये आपकी जितनी भी सेल क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, मतलब जो सेल्स आपकी मर चुकी है उनको हटाने का, उनको रिमूव करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, इसीलिए तो इसको सफाई कर्मचारी के नाम से अपन जानते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इन सबको पचाने के लिए जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो क्या होता है आपका, मतलब इन सबको पचाने वाला जो एंजाइम है वो जहां से सिक्रेट होता है वो कौन सा होता है, आपका लाइसोजाइम। नाम से पता चल रहा है लाइसोजाइम, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम इसको बोला जाता है। इसके अलावा बात करें कि जो आपका सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसको प्रेरित करता है, उसको इंड्यूस करता है, क्योंकि पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। ये कहानी सुनी होगी। तो जब तक पुरानी सेलों का सफाया नहीं होगा तो नई सेल कैसे बनेगी, तो ये क्या करता है, पुरानी सेल को मार देता है, जिससे क्या होता है, सेल डिवीजन और हो, सेल नहीं बने। इसलिए बोले तो सेल डिवीजन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ऑटोलाइसिस की प्रोसेस भी ये करता है। मतलब ये क्या कर देता है, किल डिस्ट्रॉय देयर ओवन सेल्स। मतलब मान लीजिए कि खुद क्या कर लेता है, खुद की सेल को ही क्या कर लेता है, खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए
इसीलिए तो इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है ना, आत्मघाती थैली। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, खुद की सेल को खुद ही क्या कर देता है, खा लेता है। अब खुद की सेल को खुद ही खा लेगा, मतलब एक तरह से बोले तो अच्छी भी चीज होगी, बुरी भी चीज होगी। अच्छी चीज तो ये होगी कि ये क्या करेगा, खुद की सेल को खुद ही खा लेगा, तो सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, प्रेरित करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, खुद की सेल को खुद ही खा लेगा, ये क्या होता है, थोड़ी बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं। चलिए अगला आ जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें एंडो का मतलब होता है इनसाइड से, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म से, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। मतलब आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के इनसाइड क्या होता है, एक नेटवर्क आपको देखने को मिलता है। इसी नेटवर्क को क्या बोला जाता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। बोले तो अंतःप्रदवी जालिका इसको बोला जाता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये जो चीज अभी मैंने बताई वो की वो आ जाती है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ट्यूबुलर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जो आपका कहां होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आप डायग्राम भी यहां पर देख पा रहे होंगे। आगे यदि अपन बात करें तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा अपन अच्छे से एकदम किस तरह से जाल बनता है उसको अपन देख सकते हैं। तो इसको देखने का जो श्रेय है, या बोले तो इसको खोजने का जो श्रेय है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है, ये सब किसने दिया है, जो आपके पोर्टर नामक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा ये सारी की सारी चीजें दी गई है, बताई गई है, देखी गई। आगे बात करें कहां कहां देखने को मिलेगा, उपस्थिति कहां होगी। यदि बात करें अपन यूकेरियोट्स की, तो जो आपके यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर आपको क्या होता है, ये आपको मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपको देखने को मिलती है। जबकि आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। यदि यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स के अंदर भी जो आपकी मैच्योर आरबीसी होगी एंड जो आपकी एम्ब्रियोनिक सेल होगी, इनके अंदर क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चीज याद रखना कि लगभग 90 से 95% ये चीज आप मान के चलना कि आपकी जो मैच्योर आरबीसी होती है, इसमें लगभग जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं। तो ये आप तो एग्जाम्पल लेके ही चलना कि यूकेरियोट्स में आपको मैच्योर आरबीसी नहीं देखने को मिलेगी। बस आरबीसी जो होगी मैच्योर, वो आपको कहां कहां देखने को मिलेगी, किन किन में देखने को मिलेगी, बस वो याद कर लेना। बाकी नहीं वाले तो आपको अपने आप याद हो ही जाएंगे। आगे बात करें तो जो आपका स्पर्म हो गया, इसके अंदर जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसकी भी जो आपकी वेसिकल्स होती है, वेसिकल्स जिसको बोलते हैं, ओनली फॉर वो ही आपको देखने को मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ टाइप्स की होती है, उनको अपन थोड़ी देर में पर देख लेंगे। यदि बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, ये आपकी एब्सेंट होती है। यदि मसल्स की बात करेंगे, मसल्स के अंदर यदि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, तो उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। उसको ईआर नहीं बोल के क्या बोलेंगे, एसआर के नाम से जाना जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मसल्स की जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा बात करें कि जो आपका वेल डेवलप इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल सच एज, जो आपकी प्लाज्मा सेल होगी, लीवर सेल होगी, आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स होगी टेस्टिस की, इसके अलावा आपकी पेनक्रियाटिक सेल होगी, एंडो आपकी क्राइन ग्लैंड्स होगी, उनके अंदर जो वेल डेवलप होती है प्रोटीन सिंथेसिस जहां पर भी होता है, वहां पर आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो SER, एंड जो आपकी RER होती है बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बनी होती है, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं। स्मूथ का मतलब देखिए, रफ वाली के अंदर तो आपको राइबोसोम से उसकी सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी क्या रहेगी, रफ रहेगी। रफ है मतलब खुरदरी है, खुरदरी है तो कोई भी चीज तिसलती नहीं है, चिकनी नहीं होती है, इसलिए स्लिप नहीं होती है, तो उसके ऊपर तो क्या होते हैं, राइबोसोम चिपक जाते हैं। ये जो आपकी स्मूथ वाली होती है, ये क्या होती है, चिकनी होती है, तो इस पर राइबोसोम अटैच नहीं हो पाते हैं, चिपक नहीं पाते हैं, इसलिए तो आपको प्लेन दिखाई दे रही होगी, और इस पे आपको कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रही होगी। तो आपकी क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो से बनी होती है, एक तो स्मूथ से, एक आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब बात करें कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, वो स्मूथ एंड रफ तो होती है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है,
कुछ कंपोनेंट्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे एक तो आपको सिस्टर्नी देखने को मिलती है, वेसिकल्स देखने को मिलती है, आपको ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है। इसमें से सबसे पहले यदि सिस्टर्नी की बात करें तो जो आपकी सिस्टर्नी होती है, देखिए ब्रांचिंग इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी, एकदम स्पाइरल है, एकदम सीधी है, बोले तो एकदम चपटी होती है, फ्लेटेड होती है। कैसी होती है? एकदम फ्लेट है, चपटी है, और किसी भी तरह की ब्रांचिंग है वो नहीं देखने को मिल रही है। साथ में इस पे आपको राइबोसोम है, वो राइबोसोम यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। इसकी थिकनेस की बात करें, डायमीटर की बात करें तो लगभग 40 से 50 नैनोमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर थिकनेस होती है। जबकि बात करें कि जो आपकी सिस्टर्नी होती है, इसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है, यहां पर आपको क्या है, राइबोसोम सबसे ज्यादा इस पे देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगला आ जाता है ट्यूब्यूल्स। जो आपकी ट्यूब्यूल्स होती है, ये क्या होती है, इनरेगुलर होती है, बोले तो अनियमित होती है। इनके कुछ भी फिक्स स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखने को मिल रही, कुछ गोल है, कुछ थोड़ी सी उससे भी बड़ी है, कुछ आपकी छोटी हो जाती है। ओवरऑल बात करें तो ये इनरेगुलर होती है, ट्यूबुलर होती है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकती है। कि यहां पर तो देख रहे हैं कि ये ब्रांच के अंदर है, ये तो क्या है, ब्रांच के अंदर है, जबकि ये सारी की सारी क्या है, आपकी इन ब्रांच है, अन ब्रांच है। अपन देखें तो ये कौन है, आपकी वेसिकल्स हो जाती है। ये जो वेसिकल्स होती है, इन वेसिकल्स के अंदर जो आपका स्टेरॉइड होता है, इस स्टेरॉइड का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। यदि इसके थिकनेस की, डायमीटर की बात करें तो लगभग 50 से 100 नैनोमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। इसके अलावा बात करें तो जो आपका विटामिन ए होता है, यानी विटामिन ए का जो सिंथेसिस है वो कहां पर होता है, आपकी जो वेसिकल्स होते हैं, इन वेसिकल्स में होता है। तो बोले तो जो वेसिकल सेल होती है, ये रेटिनल सेल से हैव वेल डेवलप्ड आपकी ट्यूब्यूल्स, मतलब जो आपकी रेटिनल सेल्स होती है वो सबसे ज्यादा डेवलप होती है। वो कहां पे होती है, आपकी ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। सॉरी, ये मैंने आपको ये वेसिकल्स का बता दिया था। अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या थी, आपकी इनरेगुलर थी, आपकी अनब्रांच थी, एंड आपकी क्या है, ब्रांच भी होती है। तभी मैं देखो कि ये कैसे होगा, ये तो आपकी क्या है, वेसिकल्स है, ट्यूब्यूल्स तो आपकी ये आ जाती है। चलिए अगली आ जाती है आपकी वेसिकल। वेसिकल्स की बात करें तो ये आपकी क्या होती है, ओवल शेप होती है, एंड कैसी हो सकती है, आपकी स्पाइरल होती है। कौन, आपकी जो वेसिकल्स होती है। इसकी बात करें तो इसका जो डायामीटर होता है, ये बोले तो इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 25 से 500 नैनोमीटर तक क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है। ये जो आपकी वेसिकल्स होती है, ये जो आपकी पेनक्रियाटिक सेल्स होगी, इसके अलावा जो प्रोटीन सिंथेसिस सेल होगी, वो क्या होता है, जो आपके वेसिकल्स होते हैं, उन वेसिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल बात करें तो जो आपके वेसिकल्स हैं, ये देखिए एक तरह से मान लीजिए कि कोई बेग टाइप स्ट्रक्चर मान लीजिए, थैलेनुमा स्ट्रक्चर मान लीजिए, इसके अंदर कोई भी चीज है, उस चीज को अपन एक जगह से दूसरी जगह पे क्या ले जा सकते हैं, भर के। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर इन्हीं वेसिकल्स के रूप में एक जगह से क्या होता है, दूसरी जगह तक होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब अगला आ जाता है कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने होते हैं, दो टाइप आपके होते हैं। कौन कौन से, एक तो आ जाती है आपकी आरईआर, जिसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक आ जाती है एसईआर, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। यदि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसको ग्लैन्युलर जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह भी बोला जाता है। तो ग्लैन्युलर जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी का दूसरा नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब सीधी सी बात है कि सरफेस कैसी होगी, इसकी रफ होगी। रफ है तो इसके ऊपर क्या होंगे, आपके राइबोसोम्स है, वो राइबोसोम्स आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। जबकि बात करें जो आरईआर होता है, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे सीधी सी बात है कि आपके राइबोसोम प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट रहेगी, वो यहां बोले तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो भी कहां होगा, आपके यहीं पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जबकि बात करें कि जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इनके अंदर जो आपकी सिस्टर्नी होती है, ये सिस्टर्नी सबसे ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलेगी, बजाय आपकी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा सिस्टर्नी कहां देखने को मिलेगी, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। किनकी कंपैरिजन में, वेसिकल्स एंड जो आपके ट्यूब्यूल्स होती है, इनकी कंपैरिजन में। इसके अलावा जो आरईआर होती है, इसके ऊपर पॉलीराइबोसोम कंडीशन है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। पॉलीराइबोसोम कंडीशन कौन सी होगी, एक से एक राइबोसोम क्या होता है, इस तरह से क्या है,
एक दूसरे से अटैच होता है, इसको ही क्या बोला जाता है, पॉलीराइबोसोम कंडीशन बोला जाता है। एक या एक से अधिक राइबोसोम यदि आपस में जुड़ के एक चेन बना रहे हैं, उस चेन को क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। ये चीज आप इसको स्किप है वो कर सकते हैं कि यहां पर भी राइबोसोम होते हैं, दो अलग अलग तरह के राइबोसोम होते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल आ जाता है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको SER बोला जाता है, या बोले तो एग्रेन्युलर आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इसको जाना जाता है। स्मूथ नाम से पता चल रहा है स्मूथ होती है, स्मूथ होती है, चिकनी है, तो यहां पर राइबोसोम अटैच नहीं हो पाएंगे, चिपक नहीं पाएंगे, इसलिए इसके ऊपर क्या होते हैं, आपके राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, बोले तो राइबोसोम यहां पर क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं। अब यहां पे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा जो सिंथेसिस, अब सीधी सी बात है कि प्रोटीन का सिंथेसिस तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहां पर क्या होता है, जो आपके लिपिड एंड जो स्टेरॉइड्स होते हैं, इनका क्या होता है, सबसे ज्यादा सिंथेसिस होता है। तो ये मेजर साइट होती है किसके, लिपिड और स्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए। ठीक ऐसे ही यहां पे क्या होता है, जो आपकी वेसिकल्स होगी एंड जो आपकी ट्यूब्यूल्स होगी, ये यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी एज ए कंपेयर टू आपका जो सिस्टर्नी होते हैं, उसकी बजाय यहां पर आपको वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। एंड जो आपका SER होता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, इसके अलावा जो कैल्शियम आयन होते हैं उसके स्टोरेज में इसकी क्या रहती है, काफी ज्यादा भूमिका रहने वाली है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन रहता है, ये जो आपकी मैकेनिकल सपोर्ट होती है, जो आपकी कोशिकाएं होती है, उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम कौन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये क्या करती है कि जो भी इंटर जो आपका सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें मैंने अभी बताया था कि क्या प्रेजेंट होती है, वेसल्स प्रेजेंट होती है, वेसिकल्स क्या होती है इसमें प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, जो भी चीजें रहती है उनको स्टोर करती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या करती है, काम करती है। इसके अलावा इसकी जो SER होती है, यानी ये क्या करती है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करती है, इसके साथ साथ में इसको क्या कर सकती है, स्टोर भी कर सकती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर वेसिकल से सबसे ज्यादा, वेसिकल से ट्यूब्यूल्स क्या होती है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है सिस्टर्नी की कंपैरिजन में। चलिए आगे बात करें तो ये जो आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकती है, जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंट होते हैं वो किसके द्वारा किया जाते हैं, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके अलावा ये क्या करती है, जो माइक्रो बॉडीज रहती है, मतलब जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो आपका प्रोक्सीसोम हो गया, ग्लाइकोसोम हो गया, स्पाइरोसोम हो गया, इनका भी क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि ये जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है, ये कैल्शियम आयन को भी क्या करती है, स्टोर करके रखती है। साथ में जो आपकी RER होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है, ये प्रोटीन का क्या करती है, सिंथेसिस करती है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये लिपिड बोले तो कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड का क्या करती है, आपका सिंथेसिस करती है। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे आ जाता है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की बात करें तो जो आपका गोल्जी बॉडी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होता है, आपका सेल ऑर्गेनल होता है। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास में आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, आसपास के अंदर आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आपका गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको उनके नाम, मतलब उनके सम्मान में इसको क्या है, गोल्जी बॉडी नाम दे दिया गया है। जब इन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज की तो इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज मिला, और वो नोबेल प्राइज कब मिला, 1906 के अंदर इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अभी ये जो आपकी गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी इन्होंने क्या किया, जो आपका उल्लू होता है, उस उल्लू की जो पुर्किंजे सेल थी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले गोल्जी बॉडी की क्या की थी, खोज की थी, इसीलिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो ये थोड़ा सा आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेता है कि गोल्जी बॉडी को और किन किन नामों से जाना जाता है। यदि गोल्जी बॉडी को और किन नामों से जाना जाता है तो इनमें सबसे पहले आ जाता है डिक्टियोसोम। जो डिक्टियोसोम है, ये आपका जब प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी, उसको वहां पर गोल्जी बॉडी ना बोल के क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम बोला जाता है। बाकी सारी चीजें क्या होती है, गोल्जी बॉडी की जैसी ही इसकी काम रहता है। आगे बात करें तो गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जान सकते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जान सकते हैं, गोल्जी सोम के नाम से भी, बेकर्स बॉडी, आइडियोसोम, लिपोकॉन्ड्रियन,
इन सबके नाम से गोल्जी बॉडी को जाना जाता है। इसके साथ साथ में पूछ लिया जाए कि जो आपका ट्रैफिक पुलिस कर्मी है कोशिका का, वो किसको बोला जाता है, तो वो आपकी गोल्जी बॉडी को बोला जाता है। इसके साथ में मिडल मैन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, वो भी आपकी गोल्जी बॉडी को बोला जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है ये क्या होती है, जो आपके यूकेरियोट्स होते हैं, मतलब किन में प्रेजेंट होती है किन में एब्सेंट होती है, उनकी बात करें तो यूकेरियोट्स के अंदर तो क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये क्या होती है, आपकी एब्सेंट होती है। अब यूकेरियोट्स के अंदर भी बात करें तो याद रखना यूकेरियोट्स के अंदर सब में प्रेजेंट नहीं होगी, जिनमें एब्सेंट होगी अपवाद बात करें तो जो आपकी मैच्योर आरबीसी रहेगी उनमें एब्सेंट रहेगी। इसके अलावा आपकी जो सिवन सेल्स रहती है आपके प्लांट्स की, उनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। जो स्पर्म होता है ब्रायोफाइट्स का, उनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट का स्पर्म है उसके अंदर भी एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो ह्यूमंस के मैच्योर स्पर्म की बात करें तो उसमें भी क्या होती है, ये आपकी एब्सेंट होती है। तो इन सारी चीजों में क्या होती है, गोल्जी बॉडी आपको नहीं देखने को मिलती है। चलिए जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है, ये गोल्जी बॉडी क्या होती है, मोस्ट सेल हैव ओनली वन गोल्जी बॉडी, मतलब ज्यादातर जो सेल्स होती है उनमें ओनली फॉर एक सिंगल गोल्जी बॉडी आपको देखने को मिलती है। लेकिन यदि अपन बात करें तो जो आपकी अमीबा होती है, अमीबा के अंदर भी एक पैरा अमीबा प्रजाति पाई जाती है, उसके अंदर क्या हो सकता है, दो गोल्जी बॉडी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी काफी अमीबा की स्पीसीज है जिनके अंदर दो से ज्यादा भी आपकी जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी आपको देखने को मिल जाती है। यदि अपन इसका बात करें मेन का, तो ये क्या करती है, मेन फंक्शन किससे रहता है, इसका सिक्रेशन से क्या रहता है, इसका मेन फंक्शन रहता है। किन चीजों का सिक्रेशन करती है अभी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसमें से सबसे पहली जो इसकी स्ट्रक्चर है वो अपन बात कर लेते हैं इसके सिस्टर्नी की। यदि सिस्टर्नी की बात करें तो याद रखना, पूछ लिया जाए कि गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट होती है गोल्जी बॉडी की, वो किसको बोला जाता है, तो वो इसके अंदर जो सिस्टर्नी होती है, इस सिस्टर्नी को क्या बोला जाता है, इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। इसके अलावा ये होती कैसी है, तो ये देखिए फ्लैटेड होती है, डिस्क शेप होती है एंड क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक स्ट्रक्चर के रूप में ये आपको देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा ये जो सिस्टर्नी होती है, ये यदि अपन बात करें कि तो ये 2 से 12 तक क्या हो सकते हैं, एक सिंगल गोल्जी बॉडी की बात करें उसमें आपको सिस्टर्नी होगी, नंबर में 3 से लेके 12 सिस्टर्नी है, वो एक गोल्जी बॉडी में आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि इसकी डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर कितना होता है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक क्या होता है, इसका डायामीटर होता है। किसका, अपन गोल्जी बॉडी में किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टर्नी की। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसमें आ जाता है वेसिकल्स। वेसिकल्स की बात करें तो ये कैसी होती है, साइज में आपकी कैसी होती है, स्मॉल होती है, सेक लाइक होती है। एंड जो आपका सिस्टर्नी होता है, इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, उस लास्ट वाले पार्ट पे आपको जो वेसिकल्स होती है, वो वेसिकल्स एंड वाले पार्ट पे आपको देखने को मिल जाती है। जबकि जो वेसिकल्स होती है, ये जब सिस्टर्नी टूटती है और ये एक बर्ड के रूप में निर्माण कर लेती है, बडिंग का निर्माण कर लेती है, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके वेसिकल्स में बदल जाता है। जबकि आगे आ जाता है वेक्यूल्स। वेक्यूल्स की बात करें तो ये जो वेक्यूल्स होता है, ये जब वेसिकल्स होती है, मतलब देयर आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स टू ईच अदर्स, मतलब जिस टाइम पे दो आपके वेसिकल्स होते हैं ये आपस में फ्यूज कर लेती है, आपस में जुड़ जाती है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, वेक्यूल्स के नाम से अपन उसको जानते हैं, रिक्तिकाओं के नाम से अपने इसको जानते हैं। चलिए अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या रहता है। गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इसका काम क्या था, सिक्रेशन का था। किन किन चीजों का सिक्रेशन किया जाता है, आपके एंजाइम्स आ गए, हार्मोन्स आ गए, म्यूकस आ गया, स्वीट आ गया, स्लाइवा आ गया, विक्स आ गया, आईजी आ गया। इन सबका, आईजी का मतलब आपका इम्यूनोग्लोबुलिन हो जाता है, मतलब एंटीबॉडी से रिलेटेड हो जाता है। जबकि अपन बात करें कि ये जो क्या करती है, इट्स सेपरेट प्रोसेस एंड मोडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, शुगर। इसलिए क्या बोला जाता है, मतलब ये जो आपके प्रोटीन होते हैं, फैट होती है, शुगर होती है, इन सबको अलग अलग करने का काम बोले तो सेपरेट करने का काम बोला जाता का काम किसका रहता है, गोल्जी बॉडी का रहता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। ट्रैफिक पुलिस क्यों, क्योंकि देखिए आप सोचिए, ये कोई भी चौराया होता है,
ये क्या है, कोई भी चौराया है, यहाँ पे क्या रहता है, एक पुलिस वाला रहता है। ये पुलिस वाला कहां से गाड़ी आ रही है उसको किधर जाने देनी है, किधर से गाड़ी आ रही है उसको किधर जाने देनी है, यही काम रहता है ना। गोल्जी बॉडी का काम भी वही रहता है। गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, जो भी आपके प्रोटीन होंगे, फैट होगी, शुगर होगी, शुगर को इधर जाने देना है, फैट को इधर जाने देना है, इसको सीधे जाने देना है, किसको किधर नहीं जाने देना है, इन सबको जो इंस्ट्रक्शन है वो देने का काम किसका रहता है, गोल्जी बॉडी का रहता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोला जाता है। कि बोले तो हर चीज को सेपरेट करने का काम वो किसका रहता है, गोल्जी बॉडी का रहता है। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब जो आपकी गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन है, मतलब जो आपका लाइसोसोम है, वो लाइसोसोम अभी मैंने बताया था कि गोल्जी बॉडी एंड जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का करते हैं। लाइसोसोम क्या था, एक तरह की क्या था, थैला था, एक तरह का बैग था, जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम भरा रहता है, जो क्या करता है, जो भी डीज मतलब जो भी सेल है उनकी डेथ हो चुकी है उनको हटाने का बोले तो सफाई कर्मचारी का काम किसका रहेगा, आपके लाइसोसोम का रहता है। इसके अलावा जो आपका एक्रोसोम होता है, मतलब यदि ह्यूमंस के स्पर्म की बात करें, उसमें जो आगे वाला पार्ट जो एक्रोसोम रहता है, उस एक्रोसोम के अंदर ही क्या होती है, आपकी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ये वही चीज यहाँ पे आपके सामने आ जाती है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपके न्यूक्लियस की, कि आपके केंद्र की। यदि न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस भी क्या होता है, एक तरह का सेल आपका ऑर्गेनल है। ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, जेनेटिक कंट्रोल सेंटर बोला जाता है। तो पूछ लिया जाए कि जेनेटिक कंट्रोल सेंटर कौन होता है, तो वो आपका न्यूक्लियस होता है। क्योंकि जो भी आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कहां पर स्टोर रहता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यदि बात करें कि जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो याद रखना जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने न्यूक्लियस की क्या की थी, आपकी खोज की थी। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोला जाता है, अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो कैरियोलॉजी क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस की स्टडी को बोला जाता है। अब यदि अपन बात करें तो जो आपका न्यूक्लियस टर्म है, ये शब्द है, ये शब्द किसने दिया है, तो ये भी आपके रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही दिया गया है। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज ए स्ट्रक्चर दैट कवर बाय साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस होता है ये साइटोप्लाज्म से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। एंड क्या होता है, डुप्लीकेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एंड क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, जिस टाइम पे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, उस टाइम पे जो आपके क्रोमोसोम्स होता है उनको क्या करता है, डुप्लीकेट करने का काम करता है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी चीज क्या होंगे, जिस टाइम पे सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उस सेल डिवीजन में आपको किस तरह से क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, ये चीज आपको मियोसिस, माइटोसिस, अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये कहां कहां पर प्रेजेंट होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, किन में प्रेजेंट होता है, किन में नहीं। अब यदि अपन बात करें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की, तो सीधी सी बात है कि जितनी भी आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है, उन सब के अंदर आपका न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। जबकि ओनली फॉर जो आपकी मेच्योर आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये आपका एब्सेंट होता है, कौन, न्यूक्लियस। हर एक चीज के अंदर क्या होता है, आरबीसी रहेगी। मेच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं, इमेच्योर आरबीसी में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन प्रोकैरियोट्स में वैसे देखा जाए तो वास्तविक यदि अपन न्यूक्लियस की बात करें तो वो नहीं होता है। इनमें क्या होता है, आपका प्रिमिटिव बोले तो आदिम प्रकार का न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और उस न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो इसमें एक्चुअल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होकर न्यूक्लियोइड क्या होता है, आपके प्रेजेंट रहता है, किनके अंदर, जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर। जबकि न्यूक्लियोइड की बात करें तो ये न्यूक्लियोइड किनमें रहेगा, जो आपके वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इन सब में क्या होता है, आपका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, एक तरह का प्रिमिटिव आपका क्या होता है, आदिम प्रकार का न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। यदि बात करें तो कंप्लीट सेल जो आपकी वॉल्यूम होती है, उसका लगभग 8 से 10% जो एरिया होता है, वो एरिया आपके केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस के द्वारा क्या कर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। ये आपकी यूकैरियोटिक सेल हो जाती है, ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो जाती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चलिए आगे यदि बात करें कि जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यदि किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है,
या किसी सेल के अंदर अब्सेंट है, या किसी सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या एक से कम न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस चीजों को अपन क्या बोलेंगे। यदि अपन बात करें, मान लीजिए कोई भी सेल है, उस सेल में यदि न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एन्यूक्लिएटेड सेल बोलेंगे। बोले तो न्यूक्लियस क्या होगा, उसमें अब्सेंट होगा। फॉर एग्जांपल कौन आ जाती है, आपकी आरबीसी आ जाती है। अब मान लीजिए कि कोई सेल है, उस सेल के अंदर ओनली फॉर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल बोला जाता है। मतलब जिसके अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ज्यादातर जितनी भी आपकी यूकेरियोटिक सेल होती है उन सब के अंदर एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जबकि बाई न्यूक्लिएटेड की बात करें तो बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब हो जाता है ऐसी सेल जिसके अंदर क्या होता है, दो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल किसमें, आपके पैरामीशियम में। अब मान लीजिए किसी के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, मल्टीपल न्यूक्लियस है, तो उनको क्या बोला जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोला जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल किसमें देखने को मिलेगा, जो आपका एस्केरिस की जो एपिथेलियम सेल्स रहेगी, उन एपिथेलियम सेल्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज अपन ने जिस टाइम पे मस्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था जूलॉजी के अंदर, उस टाइम पे अपन इन चीजों को डिस्कस कर लिया था। चलिए अब इनके सेफ की बात कर लेते हैं। सेफ की बात करें तो मैक्सिमम आपकी जो सेल्स रहती है वो कैसी होती है, आपकी राउंडेड एंड जो स्पाइरल सेफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जबकि क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल सेल्स रहती है उनके अंदर क्या होता है, ट्राइलोब शेप के अंदर आपका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आपको क्या है, यहां पर दिखाई दे रहा होगा। जबकि किडनी सेफ न्यूक्लियस है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, आपका जो पैरामीशियम होता है उस पैरामीशियम में आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करें, ब्रांच सेफ जो न्यूक्लियस है वो आपको किस में देखने को मिलता है, जो आपकी इंसेक्ट्स होती है उन इंसेक्ट्स की जो ग्लैंड होती है उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एंड ये जो डायग्राम है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले तो क्या मिल जाएगी, इसकी बाहरी मेम्ब्रेन मिल जाएगी जिसको न्यूक्लियर इन्वॉल्व के नाम से अपन जानते हैं। फिर आ जाता है न्यूक्लियस का अंदर का क्या आ जाता है, दरवा आ जाता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। फिर अंदर क्या आ जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, बोल तो आपका न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ये जो न्यूक्लियोलस रहता है इसके पास में ही आप जालनुमा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसको क्रोमेटिन रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। अब ये सारी की सारी चीजें आखिरकार क्या होती है, इनको वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व। न्यूक्लियर इन्वॉल्व की बात करें तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, ये दो परतों से क्या होती है, जुड़ी बनी हुई है। ये तो आ जाती है आउटर, ये आ जाती है आपकी इनर। अब यदि आप गौर से देखोगे तो जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, एक्टोकैरियोथिका बोला जाता है। तो याद रखना, आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, एक्टोकैरियोथिका के नाम से जाना जाता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन से आप देख रहे हैं यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, आगे जुड़ी रहती है इस न्यूक्लियस में। इसके ऊपर आपको न्यूक्लियस है वो सॉरी आपकी जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम यहां पर आपको अटैच देखने को मिल जाते हैं। ये तो अपन ने बात कर ली आउटर मेम्ब्रेन जिसको एक्टोकैरियोथिका जाना जाता है। अब यदि बात करें इनर वाली लेयर की, इनर लेयर की, तो जो इनर लेयर है इसको बोला जाता है एंडोकैरियोथिका बोला जाता है। अब जो अंदर वाली लेयर है इसके ऊपर आपको स्मूथ एंड मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्मूथ वाला पार्ट है वो वाला पार्ट, इसके साथ साथ के अंदर जो आपका राइबोसोम है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, इसमें अब्सेंट होते हैं। बोले तो ओनली फॉर जो आपका आउटर पार्ट होता है वहां पर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ साथ के अंदर क्या होती है, आपके राइबोसोम देखने को मिल जाते हैं। जबकि जो अंदर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, चिकना होता है, स्मूथ होता है। इसके साथ साथ में यहां पर न तो आपको कोई राइबोसोम देखने को मिलेगा, ना ही कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे जुड़ी हुई रहती है। चलिए चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां पर बीच बीच में आपको कुछ पोर दिखाई दे रहे होंगे, इन छेद को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। और इनका डायामीटर कितना होता है, 20 से 400 एंगस्ट्रॉम तक क्या होता है, इनका डायामीटर होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आगे की साइड में थोड़ा सा पढ़ें तो आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको न्यूक्लियोसेप एंड कैरियोलिम्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो आपकी सेल थी
उस सेल के अंदर जो सेमी लिक्विड जो पदार्थ होता है, वो जो पदार्थ इसके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है, इसमें जो मटेरियल होता है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है एंड ये कवर्ड रहता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या रहता है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म कवर रहता है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आखिरकार प्रेजेंट क्या क्या रहता है, तो इसमें प्रोटीन हो गया, फास्फोरस हो गया एंड कुछ जो आपके न्यूक्लिक एसिड हो जाते हैं, बोले तो डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, ये सारी चीजें क्या रहती है आपके इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। जबकि अगला आ जाता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ये जो न्यूक्लियस है सॉरी, ये जो न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी, जो आपके फोंटेना नामक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा की गई है। जबकि जो न्यूक्लियोलस होता है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो आपका डीएनए हो गया, आपका आरएनए हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट रहती हैं। जबकि जो न्यूक्लियोलस होता है, इस न्यूक्लियोलस की जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये न्यूक्लियोलस से कब शो होता है, ये ओनली फॉर जो आपकी सेल साइकिल की जो इंटरफेस स्टेज होती है, उस इंटरफेस स्टेज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आ जाता है क्रोमेटिन एंड आपका क्रोमेटिन रेटिकुलम। जो आपका क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका डीएनए एंड जो आपका प्रोटीन, मतलब यहां पर ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, काफी सारी उलझी हुई सी, इसको ही क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम बोला जाता है, जिसके अंदर डीएनए एंड प्रोटीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, जो आपका क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है, ये जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म था, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। जैसा कि आपने यहां देखिए, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर जो धागे नुमा ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही स्ट्रक्चर क्या होती है, आपकी क्रोमेटिन होती है। ये कंप्लीट न्यूक्लियस की बात करें, इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस है, ये रहा, जिसको ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि आपका ये रहा। फिर अंदर अपन बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है, ये तो आपका कंप्लीट न्यूक्लियस आ गया। ये न्यूक्लियस के पोर आ गए, जो अपन ने बात की थी कि बीच बीच में क्या होते हैं, इसमें पोर होते हैं। यहीं से क्या होते हैं, जो भी मिनरल्स हो गए, किसी चीज को अंदर जाना हो, किसी चीज को बाहर जाना हो, उसमें ये पोर ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस आ गया, जिसको न्यूक्लियस बोल देंगे। और ये क्या आ जाता है, इसमें न्यूक्लियस जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो भरा हुआ इसके अंदर रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो धागे से इसमें स्ट्रक्चर है, इसको क्रोमेटिन रेटिकुलम बोला जाता है। अब ये जो पूरी की पूरी जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्रोमोनिमेटा के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। एंड जो आपका क्रोमोनिमेटा होता है, ये डिफ्यूज इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म। जब ये इसमें न्यूक्लियो मतलब जो आपका क्रोमोनिमेटा होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में जिस टाइम पे डिफ्यूज हो जाता है, तभी इसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, कि न्यूक्लियस का आखिरकार फंक्शन क्या रहता है। तो सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस होता है, ये मेन साइट होती है, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, बोले तो जो अनुलेखन होता है, उस अनुलेखन की क्या होती है, मेन साइट होती है। जबकि क्या होता है, यहां पर आरएनए होता है, उसका क्या होता है, यहां पर फॉर्मेशन होता है। साथ में सेल का जो डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसमें भी न्यूक्लियस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो आपका सेल की जो मेटाबॉलिज्म है एंड सेल की जो अदर प्रोसेस होती है, उनको भी क्या करता है, कंट्रोल कौन करता है, आपके न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, सेल की ग्रोथ हो गया, सेल का रिप्रोडक्शन हो गया, इसको भी कंट्रोल कर सकता है आपका न्यूक्लियस। इसके अलावा जो आपका डीएनए रहता है, यानी जो आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, वो किसमें रहता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर स्टोर रहता है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी आपकी हेरिडिटी की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम भी किसका रहता है, न्यूक्लियस का रहता है। ये अपन ने बात कर ली है कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सेल ऑर्गेनल्स है वो। अब जो अगला लेक्चर रहेगा, उसमें कुछ बाकी के ऑल सेल ऑर्गेनल्स आपके बाकी रह गए, उनको अगले लेक्चर के अंदर अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। अब देखिए, ये जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन का मैंने बता दिया था कि जो भी नोट्स हैं, वो नोट्स आपको यहां मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया से इनको भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड जो नया चैनल है, उस नए चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो अभी आपके सामने सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।